तो सही है, इतना ही लार्ज दूर रखिएगा। मेवाड़ स्कूल में देखिएगा, मैं अभी तक जितना पढ़ाया था आपको राजस्थान के बारे में बताया, तो सबसे पहला जो है मेवाड़ स्कूल आता है राजस्थान में। तो उसमें आपका है द होल राजस्थान, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था। मेवाड़ स्कूल द होल राजस्थान was affected by the attack of the Mughal, but मेवाड़ did not। इसके बारे में भी बताया था कि मेवाड़ ही एक ऐसा क्षेत्र था कि जिस पर मुगल का कोई भी अटैक नहीं हुआ था, बट मेवाड़ did not come under their control till the end. This was the reason that Rajasthan school flourished in its purest form in Mewar, and later on in Jaipur, Jodhpur, Amber, Kota, Mudi, Kishangarh, Bikaner and other places of Rajasthan। और फिर इसके बाद में बताया गया है कि सबसे पहले जो आर्ट थी फ्लोराइज्ड हुई थी, इसका प्योरेस्ट फॉर्म था, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें इंडियन एलिमेंट्स मिले हुए थे, वो प्योरेस्ट फॉर्म हमें कहाँ देखने को मिला? मेवाड़ में ही देखने को मिला। और फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट जो है जयपुर में, जोधपुर में, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और बीकानेर एंड अदर प्लेस में फैलती चली। इसी बीच में आपको बता दूं कि जो राजस्थान का जो एरिया था, मैं बीच बीच में आपको टिप्स देती जा रहा हूँ कि राजस्थान का जो एरिया था पूरा आप जानते हैं कि जिसमें राजाओं का यहाँ पर राज था। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ स्टार्टिंग में तो राजाओं का राज रहा था। जब मुगल ने अटैक किया तो मुगल ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। तो उस समय क्या था, स्टार्टिंग के पीरियड में देखिए सेकंड पेज में, नेक्स्ट पैराग्राफ में, मेवाड़ कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडियन स्टाइल which itself is a blend of a Western Indian Gujarat Jain manuscript school with Persian influence। पर्शियन इन्फ्लुएंसेस में आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि मेवाड़ ही एक राजस्थान का पहला स्कूल था जिसमें जो जितने भी कंटेंट्स मिले हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इनका बनाने का जो स्टाइल है, जो जहाँ से वो लिए गए हैं मेवाड़ के, तो वो सारे कहाँ से हैं? सेंट्रल इंडियन स्टाइल। सेंट्रल इंडियन स्टाइल में मैंने आपको फर्स्ट वाला चैप्टर मिनिएचर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक पाला स्कूल और एक जैन स्कूल और सेंट्रल इंडियन स्कूल आपका एमपी में जो स्कूल खोले गए थे जिसमें मिक्स एक ब्लेंड टेक्निक मिली थी और जिसमें दक्षिणी की भी थी, पालक की भी थी और इसके साथ साथ जैन की भी थी। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत which itself is a blend of Western Indian Gujarat Jain manuscript school। इसमें एक मिश्रण था, किस किस का था? एक तो सेंट्रल इंडिया का था और दूसरा गुजरात में जो आर्ट थी बनाई जाती थी पहले और जैन मैन्युस्क्रिप्ट जो थे उन सब का, और इसके साथ साथ इसमें जो भी पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ बनाई जाने लगी। मतलब तीनों का हमें मिश्रण देखने को मिला राजस्थान में। मतलब मेवाड़ में हमें स्टार्टिंग में तो क्या मिला था, इसका प्योरेस्ट फॉर्म मिला। बाद में क्या हुआ कि जब मुगल ने इस पर अटैक कर दिया तो हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस भी इस आर्ट पर देखने को मिला। आगे बताया गया है द पेंटिंग हैव द डेट्स एंड आर्टिस्ट नेम व्हिच प्रूव दैट दे आर डेटेड बैक टू द 16th सेंचुरी। अब आप देखेंगे कि जो है आपकी पेंटिंग के अंतर्गत बताया गया है, जितनी भी पेंटिंग थी यहाँ पर पेंटिंग हैव द डेट्स, जितनी पेंटिंग होती थी वहाँ पर उनके अंदर डेट्स होती थी, आर्टिस्ट नेम होते थे और जो प्रूव करते थे कि ये पेंटिंग जो है 16th सेंचुरी में बनाई गई। स्टार्टिंग की जो पेंटिंग थी, जैसे स्टार्टिंग में बनी थी जो चौर पंचासी का सीरीज जो बनाई गई थी, इसके लिए बताया गया है चौर पंचासी का सीरीज आई थी। इसमें क्या था कि जो आर्टिस्ट बनाता था उस आर्टिस्ट का उसमें नेम भी होता था, डेट होती थी, इसे कौन से टाइम में ये बनाई गई है ना। और जब पेंटिंग स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो उसमें देखिए प्रोपोर्शन मैंने आपको यहाँ एक सटंग में बताया है। सटंग में एक दिया हुआ है जिसमें बताया था कि सेकंड वाला जो पॉइंट था और सेकंड वाला पॉइंट था उसमें आपका प्रमाणाम दिया रखा था। प्रमाण में मतलब है कि प्रोपोर्शन से मतलब है इसमें करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए कि बॉडी का सही प्रोपोर्शन देखेगा। एक जो दिया है इसमें प्रोपोर्शन वर नॉट परफेक्ट, इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, बट बोल्ड कलर्स अर्थात जो आर्टिस्ट बनाते थे मेवाड़ में आर्ट, तो उसमें जैसे कि आप मान लीजिएगा कि उन्होंने क्या किया, जैसे हेड को काफ़ी बड़ा दिखाया
और बॉडी को उसके अकॉर्डिंग छोटा दिखाया, हाथ बहुत छोटे दिखाए। तो ये जो स्टार्टिंग में जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट बनती थी वो अपरंस स्टाइल में बनती थी। तो अपरंस स्टाइल में क्या था कि वो जो बनाते थे इसका प्रोपोर्शन करेक्ट नहीं होता था। एनाटॉमी के हिसाब से क्या है कि हाँ, जो हेड आप जितना बड़ा बना रहे हैं तो बॉडी का भी बिल्कुल उसका प्रोपोर्शन राइट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या था, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट प्रोपोर्शन उसमें बिल्कुल करेक्ट नहीं था, बट उसमें बोल्ड कलर्स थे और एंगुलर फीचर से। एंगुलर फीचर से मतलब ये कि किसी न किसी एंगल में, जैसे आपने देखा कि मैंने आप एक नोस आपको सिखाई थी एंगुलर फीचर्स में, तो बताया गया है कि इसमें एंगुलर फीचर्स भी मार्क किए गए थे। इन नेटिव स्टाइल, नेटिव से स्टाइल से जो हमारे देशीय जो फॉक आर्ट बनाई जाती थी उसी स्टाइल में ये ऐसे ही बनाया करते थे। देखिएगा, प्रोजेक्टिंग आईज गॉट एलिमिनेटेड बाय मोर नेचुरलिस्टिक। देखिएगा, इसमें बताया गया प्रोजेक्टिंग आईज, मैंने आपको कहा था अपरंस स्टाइल में। जो अपरंस स्टाइल में जो पहले आर्टिस्ट बनाते थे, उन्होंने सोचा कि जो पाला स्कूल में जो माँ गौतम बुद्धा की पेंटिंग्स बनती हैं हम उसकी कॉपी क्यों करें। तो जैन और गुजरात, जिसको हम ये कह सकते हैं जैन के, राजस्थान के, गुजरात के आर्टिस्टों ने उसका अपना डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किया। और डिफरेंट स्टाइल पता उन्होंने क्या क्रिएट किया था कि जो फेस बनाते थे, फेस से उनकी एक आईज जो होती थी बाहर होती थी। प्रोजेक्टिंग स्टाइल वो जो आपका देखा प्रोजेक्टिंग आईज, प्रोजेक्टिंग आईज से मतलब बाहर निकली हुई आंखें होती थी। तो got eliminated by more naturalist और ड्राइंग। देखिए एलिमिनेटेड से मतलब क्या है कि यहाँ देखो एलिमिनेट से ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इसको खत्म कर दिया। जो स्टार्टिंग में जो वहां पर आई थी, जो बाहर दिखते आते थे और मेवाड़ में आते थे, आर्टिस्टों ने क्या किया, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेटेड का मतलब है पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसको और अधिक नेचुरल बनाने की कोशिश की, नेचुरल ड्राइंग बनाने की कोशिश की गई थी। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जो वहां पर जैन में और इससे पहले राजस्थान में जो आर्ट बनाई जाती थी उसको रिफाइंड किया गया। रिफाइंड से मतलब है कि उसमें सुधार लाया गया, पहले से उसमें बनाने की टेक्निक में चेंजेस लाया गया और चेंजेस लाने के बाद उसको नेचुरल आर्ट का रूप दिया गया। द आर्टिस्ट ऑल्सो पेंटेड रागमाला सीरीज इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। देखिएगा, स्टार्टिंग में क्या किया था, जो पहले आर्टिस्ट जो पेंटेड करते थे तो उन्होंने सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 85 का तो वहाँ हुई थी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सबसे जो पेंट की थी रागमाला सीरीज, रागमाला सीरीज पर ही। रागमाला सीरीज से मतलब आप जानते हैं, एक रागमाला एक बुक है जो उसकी जैसे किसी कवि की तरह लिखी गई है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है। उसमें एक सीरीज, दो सीरीज, कई सीरीज, रागमाला सीरीज पर कई सीरीज पर उन्होंने जो लिखा होता था उस पर वो पेंटिंग को डिपिक्टेड करते थे। तो उन्होंने रजी मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? ओके मैम। हाँ, अब ठीक आ रही है मैम। मैम अभी आप सुनाई दे रही है? यस मैम। मैम ऐसे तो आवाज मेरी पूरा वॉल्यूम खोला हुआ है यहाँ से, और मैम पता हो नहीं सकता है वो माइक आप नीचे कर लेते होगे ना, तो आवाज फिर धीरे हो जाती है। अच्छा, मैं इसीलिए बहुत जोर जोर से बोल रही हूँ कि वह प्रॉब्लम ना आए बच्चों को, क्योंकि मैं मेरी आईसाइट की प्रॉब्लम है तो पास का एकदम नहीं दिखता था, मैं बुक रख ली है कि जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। ओके मैम। बताया गया है कि जो स्टार्टिंग में तो क्या किया था उसने, रागमाला सीरीज को पेंट किया था। तो रागमाला जो सीरीज पेंट हुई थी तो उसमें बताया गया है कि उसमें डायरेक्ट पैट्रोनेज ऑफ राणा प्रताप फॉलो। और देखिए क्या उस समय क्या था कि जो किंग था राणा प्रताप, और उसी के ही कोर्ट में आर्टिस्टों ने क्या किया, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज एक ये वर्ड आया है, इसका मतलब है डायरेक्ट पैट्रोनेज से मतलब है कि उसके ही कोर्ट में आर्टिस्टों ने शरण लिया, शेल्टर लिया। शेल्टर से मतलब है कि उसको कोर्ट में उन्होंने वर्क किया, ये काम किया। और जब वो काम करने लगे उसके अंतर्गत, तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रागमाला सीरीज जो थी उसमें बहुत सारी पेंटिंग को डिपिक्टेड किया था। तो उसके बाद देखिएगा बाय अदर लिटरेरी फॉलो, बाद में इसी का ही अनुसरण किया गया वहां पे राजस्थान में। और जब उसी को ही फॉलो किया गया और फॉलो करने के बाद में देखिएगा अदर लिटरेरी रिलीजियस वर्क्स इन द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ जगत सिंह। यह देखिएगा इस बुक में एंड मिसिंग है, जगत सिंह फर्स्ट है। तो बताया गया है कि बाद में क्या हुआ
कि उस राणा प्रताप के बाद में जब वो अपनी सिंहासन से या अपने थ्रोन से हट गया, तो उसके बाद में आया जगत सिंह का रूल हुआ। तो जगत सिंह ने उस पर रेन पर शासन किया और रूल किया। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, इस आर्ट को और अधिक डेवलप बनाया। और उस आर्ट को डेवलप बनाने के लिए उसने किसकी सहायता ली, लिटरेरी टॉपिक की, और कुछ रिलीजियस पर उसने वर्क करवाया अपने आर्टिस्टों से, लिटरेरी वर्क करवाया। तो जो साहित्यिक में जो बुक लिखी गई थी, तो उन बुक्स में क्या किया, जो मैटर होता था उन पर उसने बहुत ज्यादा पेंटिंग बनवाई। जिसमें एक एग्जाम्पल मिलता है साहिबदीन। साहिबदीन का एक एग्जाम्पल मिलता है। साहिबदीन जो है एक बहुत अच्छा पेंटर था उसी के ही कोर्ट में। तो साहिबदीन के समय में हम ये कह सकते हैं कि उसकी ही मेवाड़ में सबसे ज्यादा पेंटिंग मिली है। और उसने जो पेंटिंग पेंटेड की है वो सारी पेंटिंग लिटरेरी पर है, रिलीजियस पर है, और काफी अधिक उसकी सीरीज भी मिली है। और इसी पर ही उसने काम किया है। देखिएगा, जगत सिंह फर्स्ट, साहिबदीन was the greatest master of mature Mewar style whose work are found is abundance। abundance मतलब है बहुत अधिक मात्रा में उसका काम मिला है। His style brought sophistication to the folk style art। उसने अपनी स्टाइल का क्या किया था कि उसमें रिफाइंड किया था। सॉफिस्टिकेशन का मतलब है कि इसको रिफाइंड करना। जो फोक स्टाइल थी पहले जो मेवाड़ में बनाई जाती थी, उस स्टाइल का उन्होंने क्या किया कि रिफाइंड किया। और रिफाइंड कर कर उसने अपनी एक न्यू स्टाइल लाई। और उस स्टाइल में मेवाड़ में सबसे अधिक साहिबदीन का काम फेमस हुआ। और नेक्स्ट देखिएगा आता है सेकंड स्कूल जो है आपका राजस्थान का है, वो है आपका बोधी स्कूल। आपको पता है कि आपने नाम तो सुना होगा कि कोटा बोधी। पहले आप देखें कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इतिहास। कोटा बोधी ये दोनों एक ही थे, यूनिफाइड स्टेट थे। बाद में क्या हुआ कि कोटा अलग हो गया और बोधी अलग हो गई। So this school developed in Kota Bodhi unified state till the second quarter of the 17th century। और मैं आपको यहाँ बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ बाबर ने कब एंट्री की थी इंडिया के अंदर। 1530 में, 1530 में बाबर ने इंडिया में एंट्री की थी। 1530 में एंट्री जब की, और बाबर का जो रूल रहा यहाँ पर 1650, बाबर का रूल की पूरे मतलब मुगल का जो रूल रहा था 1658 तक। और जो उन्होंने आर्ट में बहुत अच्छा काम तब तक किया था। और जिसमें सबसे बेस्ट जो काम था अकबर और जहांगीर के टाइम में बहुत हुआ। फिर 1658 के बाद औरंगजेब आया। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ 17th सेंचुरी की बात हो रही है। 1658 तक इंडिया में आर्ट की फील्ड में बहुत अच्छा काम हुआ। और जिसकी वजह से जब 1658 के बाद जब औरंगजेब का रूल हुआ, तो वहाँ जब ये किंग बना, तो इसने आर्ट पर कोई फोकस नहीं किया और आर्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या खत्म होती चली गई थी। सारे कोर्ट पे जितने आर्टिस्ट थे और वो भागते, उसके कोर्ट से भाग जाते थे। और भागने के बाद में दूसरे, जहाँ पर राजा जो इस कोई भी राजा जब उस आर्ट को कहीं भी बहुत ज्यादा सम्मान देता था, वह उसकी कोर्ट में जाकर वह अपना पैट्रोनेज या शेल्टर लिया करते थे। तो मैं यहाँ आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। इसका टाइमिंग पीरियड है सेकंड क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। अब बताया गया है झालावाड़ एक ऐसी जगह है मोदी में, और जहाँ पर सबसे पहले इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी अंडर द हरा राजपूत डायनेस्टी। 17th सेंचुरी में हरा राजपूत डायनेस्टी जो कि एक ये राजा है, और इसकी डायनेस्टी के समय में इसने अपने ही कोर्ट में बहुत सारी देखिएगा आर्टिस्टों को शेल्टर दिया। और इसने उस समय बहुत अधिक काम करवाया था। द ह्यूमन फिगर एग्जाम्पल्स। आप प्लीज फॉरवर्ड करिए पेपर को। अंकिता मैम फॉरवर्ड दिस पेपर, आगे बढ़ाइए। अंकिता मैम, मैम ये फॉरवर्ड करिए पेपर को। अंकिता मैम। मैम मैंने कर दिया है। कर दिया, ओके ठीक है, थैंक यू मैम। देखिएगा, थैंक यू वेरी मच। देखिए बेटा, आगे बताया गया है कि बूंदी में
जो अभी मेवाड़ की बात है, मैंने कहा था कि इसको रिफाइंड किया गया था आर्ट को, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को। बहुत ही पता है कि राजा जो हरण की जो डायनेस्टी थी, उसने अपने ही टाइम में उसने क्या किया था कि देखा कि उसमें जो आर्ट मेवाड़ में बनाई जाती थी, उस आर्ट को और अधिक रिफाइंड किया गया। और अधिक रिफाइन किया गया मतलब है कि उसको और अधिक परिष्कृत किया गया और अधिक उसको और अच्छा बनाया गया। तो उसने अपने टाइम में क्या किया, कोर्ट में कुछ ह्यूमन फिगर्स थे और जो रिजेंबल करते थे मेवाड़ से जो बिल्कुल एक जैसे लगते थे, तो उनको और अधिक उसका लुक और अधिक एक्सप्रेसिव बनाया। और एक्सप्रेसिव बनाने की मतलब है कि अभी तक तो मेवाड़ की जो पेंटिंग, मैं आपको नेक्स्ट वाले पेपर में मेवाड़ की पेंटिंग दिखाऊंगी। मेवाड़ की जो पेंटिंग बनती थी, उसमें आर्टिस्ट क्या करता था, फ्लैट कलर करता था। तो फ्लैट कलर कर रहा है और वो उसके बनाने में जो है एक 3D लुक नहीं लगता था, शेड कहीं होता नहीं था। तो आने वाले समय में बूंदी में जब आर्टिस्ट ने काम किया, तो उसने क्या रिफाइन किया कि जो मेवाड़ में पेंटिंग बनती थी, उसको बहुत अधिक एक्सप्रेसिव बनाने के लिए उसने एक्सप्रेसिव ड्यू टू शेडिंग, राउंडनेस और रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, उसने क्या किया कि उसमें और अधिक राउंडनेस लेकर आया और इसके साथ साथ आप देखिएगा रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन लाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर थोड़ा सा रेडिश लेकर आया, कॉम्प्लेक्शन लेकर आया, उसके चेहरे को थोड़ा राउंड बनाने की कोशिश की, शेडिंग लगाने की कोशिश की। अर्थात उसको थोड़ा सा एक 3D लुक बनाने की, मतलब एकदम वो 3D लुक तो नहीं बना पाए थे, मगर उसको 3D लुक बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर आए। नेचुरल फॉर्म आर ऑल्सो मोर रियलिस्टिक, और उसको उन्होंने क्या किया कि और अधिक भी उसको रियलिस्टिक बनाया भी। देखिएगा रागमाला सीरीज थी, और रागमाला सीरीज के लिए कहा गया है डोमिनेट द फॉर्मेटिव पीरियड, जो उस फॉर्मेटिव पीरियड में ही बनाई गई थी। अब ड्यूरिंग फर्दर ग्रोथ इन स्टाइल फेसेस गॉट रिफाइंड एंड फ्लैश बिकेम पिंकिश। अब देखिएगा यह है रागमाला सीरीज बनाई गई थी, तो उसमें और उन्होंने क्या किया कि फॉर्मेटिव पीरियड में, तो अब इसके दौरान देखिएगा फर्दर ग्रोथ इन स्टाइल, आके उन्होंने इस स्टाइल में और अधिक चेंजेस किया। फेसेस गॉट, इसमें होता है फेसेस गॉट डिफाइंड, क्या लिखा ना, डिफाइंड एंड फ्लैश। एंड फ्लैश से यहाँ इनका कहने का मतलब है कि जो उनका जो बदन होता था, उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की, और वहां पर कहीं कहीं इनके फेस पर पिंकिश कलर लगा दिया। और जो वाटर गॉड का स्टाइलिश इन द वाइट वेवी लाइंस, और अभी तक वाटर को वो ऐसी प्लेन ऐसी करते थे। अब उन्होंने बॉर्डर में क्या किया कि थोड़ा सा व्हाइट वेव जो आती है ना, जैसे सागर में वेव चलती है, उसी स्टाइल में लाइन से वाटर को दिखाने की कोशिश की। एंड कलर्स गॉट पिक्चर बारहमासा रसिक प्रिया। देखिए अभी तक तो हमने बात करी थी इसके लिए, रागमाला सीरीज के लिए। जब हम रागमाला सीरीज की बात कर रहे थे और हम आपसे कहते रागमाला सीरीज का जो बहुत ज्यादा पेंट हुआ था, वो आपका मेवाड़ में हुआ था। अब आप यहाँ देखें कि अब आर्टिस्ट ने क्या किया कि बारहमासा टॉपिक लिया, रसिक प्रिया लिया, पर एडेड एज थीम, अपनी थीम में इन टॉपिकों को भी एडिट किया। और देखिएगा, और फिर देखिएगा कि जब राजा हरा सिंह के टाइम में जो आर्ट बनाई गई थी, और वो आर्ट अधिक मोर क्लाइमेक्स पर पहुंची थी। देखा यहाँ इन्होंने कहा है कि क्लाइमेक्स वॉज रीच बाय द मिडिल 18th सेंचुरी। अब देखिएगा 18th सेंचुरी में ये आर्ट पहुंची। एंड आफ्टर मुगल इन्फ्लुएंस के बाद में स्टार्टेड शोइंग इन शेडिंग। अब देखिएगा जब मुगल इन्फ्लुएंस आया, तो अब उसमें देखिएगा उसमें शेडिंग का काम भी शुरू हो गया। फाइनल लाइन सी फेस पर और रिसीडिंग लाइन सी फॉर पर्सपेक्टिव। मतलब यहाँ इनका कहने का मतलब है कि ऐसी जो उन्होंने काम किया था इस पर, जैसे रिसीटिंग लाइन से मतलब आपका यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसी लाइन दिखाई थी जैसे लगता था जब उनकी पेंटिंग कि ये दूर जा रही है, मतलब एक पर्सपेक्टिव को शो कर रही है, डिस्टेंस को शो कर रही है। तो उन्होंने इस प्रकार की लाइन को भी उसमें दिखाना शुरू कर दिया। अर्थात तो वो इस तरह से पेंटिंग को बनाते थे कि उन पर उनकी पेंटिंग में मुख्य कारण ये था कि उनका मुख्य कारण था मुगल इन्फ्लुएंस। जब मुगल अपने साथ क्या होता, कुछ आर्टिस्ट को अपने साथ लेकर आए थे, उन आर्टिस्ट का बनाने का स्टाइल जो था एक पर्शियन स्टाइल था। पर्शियन स्टाइल से हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो पर्शियन एलिमेंट्स मिले हुए थे,
जो अपने ही स्टाइल में काम करते थे, और उनका काम हमारे इंडिया की जो पॉप आर्ट थी उसकी स्टाइल से, फाइन वाला स्टाइल था, बहुत बारीकी से एक एक चीज को माइनॉरिटी से दिखाते थे, बहुत ही फाइन काम किया करते थे। लाइनिंग उनकी बहुत फाइन होती थी, शेड वर्क होता था, और उन्होंने गोल्डन और सिल्वर कलर का यूज किया। बॉर्डर उनके बहुत गजब के बनते थे, इसमें बॉर्डर में मोटिव्स हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजें थी, हमारे आर्टिस्ट ने उनकी उनकी आर्ट से ली, और उनकी आर्ट से लेकर उनको एक उन्होंने अपनी आर्ट में भी दिखाना शुरू कर दिया। तो एक ब्लेंड रूप हमें मिला था, ब्लेंड रूप में एक मिक्स रूप मिला था, और यही मिक्स रूप में क्या हुआ कि हमारी आर्ट रिफाइंड होती चली गई। रिफाइंड से मतलब है कि आर्ट में और अधिक चेंजेस आते चले गए, और आर्ट ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव रूप ले लिया, और जिसमें हम रियलिस्टिक रूप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिसीडिंग लाइंस फॉर पर्सपेक्टिव, डेक्नी इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन सिलेंडरिकल फॉर्म ऑफ वुमेन। और देखिए वुमेन्स गार्डन्स, देखिए वुमेन है, गार्डन्स है, फाउंटेन्स है, आर्किटेक्चर्स है। तो यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ पर बनाया गया डेक्नी इन्फ्लुएंस, डेक्नी इन्फ्लुएंस। अभी आप ये कहेंगे मैम व्हाट इज द मीन ऑफ डेक्नी, अभी आप सेकंड यूनिट में एक बार पढ़ेंगे डेक्नी स्कूल ऑफ आर्ट। ये हमारी साउथ में है, साउथ में ये हैदराबाद में बनाई जाती है इस तरह की आर्ट है। और इसमें भी हमारे मुस्लिम जो है मुगल का भी है, कुछ हमारा इस्लामी जो है उन लोगों के एलिमेंट्स मिक्स है। और ये जो आर्ट हमारे साउथ में बनाई जाती है, तो बताया गया है कि डेक्नी विल्स कैन बी सीन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, क्योंकि डेक्कन में जो बनाई जाती थी आर्ट, उसका बताया गया था विमेंस को जो बनाते थे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाते थे। जैसे सिलेंडर का मतलब ये कि बिल्कुल एक 3D लुक लगती थी। और एक मैं आपको पेंटिंग वैसे मैं दिखा दूंगी डेक्नी की, नेक्स्ट वाले इसमें लेकर आऊंगी पीडीएफ फाइल में। वो डेक्नी की एक पेंटिंग है डांसर, उसमें जो पेंटिंग दिखाई गई है उसमें एक लेडी को सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाया गया, बट वो पेंटिंग आपकी रिसेंटली अभी लास्ट 2 ईयर से हटा दी गई है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं आपको एग्जाम्पल जरूर दूंगी इसके, ऐसी बात नहीं, आपको दिखाऊंगी इनका बनाने का तरीका। तो अब बताया गया है कि जो यहाँ आर्ट बनाई जाती थी उस फॉर्म में क्या हुआ, सिलेंड्रिकल फॉर्म में वुमेन को बनाया गया। गार्डन भी बहुत सुंदर बनाए गए, ऐसा लगता था कि थ्री के दूर जाते हुए चीजें होती थी, गार्डन में दूर के पेड़ दिखाए जा रहे हैं, वो भी बड़े स्टाइल में बनाए गए, जैसा लगता था सिर्फ पर्सपेक्टिव लुक देखने को मिलता था। फाउंटेन है, आर्किटेक्चर्स की फील्ड में भी देखिए आर्किटेक्चर्स भी ऐसे बनाए गए कि आप देखेंगे जैसे कि हम जब स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं और हमें पीछे की साइड का दूर जाते हुए बिल्डिंग को हम छोटा दिखाते हैं, पास की बिल्डिंग हम बड़ी दिखाते हैं, तो उसी सेट में भी यहाँ पर एक आर्किटेक्चर की फील्ड में भी काम होगा। जो घर बनाए गए थे, महल बनाए गए थे, पैलेस बनाए गए थे, तो इस तरह की यहाँ पर काम किया गया। ये सारे जो एलिमेंट्स थे हमारे आर्किटेक्चर्स का जो बनाया गया है यहाँ पर, और जितने भी सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाए गए, ये हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में नहीं थे पहले। ये हमारे जब हमारे एलिमेंट्स इंक्लूड हुए, जब मुगल हमारे देश में आए थे, तो अपने साथ कुछ आर्टिस्ट को लेकर आए थे। तो उनके आर्टिस्ट का बनाने का स्टाइल ऐसे ही हुआ करता था, 3D लुक का होता था, और कुछ वो अपने फाइन लाइन करना, रियलिस्टिक पेंटिंग बनाना। तो उनकी आर्ट जब हमारे यहाँ मिक्स हो गई, तब ये बाद में ही हमारे को देखने को, हमारी आर्ट में देखने को मिली। और नेक्स्ट है आपका, देखिए आता है जोधपुर स्कूल। ये मुगल या सॉरी आपकी राजस्थान की का तीसरा जो स्कूल है, थर्ड फेस है आपका राजस्थान का, जोधपुर स्कूल। और जोधपुर स्कूल देखिएगा, इसमें लिखा है मारवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ ये दोनों अलग है। मेवाड़ क्या है, जो लेटेस्ट इसको बोलते हैं, बाद में मेवाड़ को जाना गया उदयपुर से, और मारवाड़ जो है आपका जोधपुर का है। दोनों में आप देखिए अंतर है, कल को आप ऐसा ना कहें कि मेवाड़ को मारवाड़ में कट जाए, ऐसा बच्चों ने किया है, और इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जोधपुर जो है, और इसको मारवाड़ का नाम दिया गया द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बात सही है कि राजस्थान का एक लार्जेस्ट स्टेट है, होम टू राठौर और क्लेन ऑफ राजपूत। आप जानते हैं कि इन्होंने कहा है कि क्लेन ऑफ द राजपूत, क्लेन से मतलब है ये राजपूतों का ही घराना है, या राजपूतों की डायनेस्टी का ही, राठौर का ही घर है। इसको हम बोल सकते हैं राजपूतों का घराना या राजपूत की डायनेस्टी का ही, या राठौरों का घर है। जितने भी राजपूत थे, राठौर थे, सारे ही ये जोधपुर में ही मिलेंगे, जोधपुर में ही मिलेंगे, ये उनका ही अपना एक घर है।
तो इसे कह सकते हैं घराना भी बोल सकते हैं, डायनेस्टी बोल सकते हैं। ये इनके वंश, यहाँ पे सारे राजपूत वंश के ही लोग यहाँ पर राज किया करते थे। इनिशियल फेज फॉलो जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखिए क्या बताया गया है, स्टार्टिंग में क्या था, शुरुआत में यहाँ पर जैन स्टाइल को फॉलो किया जाता था अपनी पेंटिंग को, बिकॉज द पैट्रोनेज वर जैन मर्चेंट। और ये क्या था कि उसका कारण ये था कि यहाँ पर जैन व्यापारी या जैन मर्चेंट यहाँ पर ज्यादा थे, उनकी जो मेजोरिटी थी इनकी ज्यादा थी, इसीलिए इसको ही यहाँ पर जैन स्टाइल को अधिक फॉलो किया गया था। क्योंकि ये मेजोरिटी ज्यादा होने के कारण तो जैनिज लोग अपने स्टाइल में ही काम करवाना पसंद करते थे। देन केम मुगल influence as a result of a few matrimonial alliances with Mughal ruler, where royal portraits were more prevalent। देखिएगा यह जैसे क्या हुआ कि जब देन के मुगल और मुगल आए और मुगल का जो प्रभाव पड़ा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ जानते हैं। अब कुछ ऐसे थे जैसे कि ऐसे बनने लगे जैसे मैट्रिमोनियल, जैसे शादी ब्याह के गठबंधन के, जिस पर इस तरह की भी पेंटिंग वहां पर बनने लगे विथ मुगल रूलर। और ये उस समय हुआ मुगल रूल के साथ में बियर रॉयल पोर्ट्रेट। अब इसमें जोधपुर में देखिए क्या जाता है, जोधपुर का मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जोधपुर का जो किंग था वो बहुत अधिक खुश हुआ था, क्योंकि उनको लगा जो मुगल की आर्ट थी, मुगल की आर्ट से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि उसकी आर्ट में क्या था कि एक हमने देखा था उसमें बहुत फाइन वर्क किया था और बनाने का स्टाइल इतना उसको अट्रैक्टिव लगता था। तो उसने क्या किया कि वो इससे ज़्यादा जो दैट के मुगल इन्फ्लुएंस, और जब उस पर मुगल का इन्फ्लुएंस पड़ा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी शादी ब्याह के जितने भी होते थे और वो सारे उसमें मुगल के समय में होने लगे। तो यहाँ बताया गया कि बेयर रॉयल पोर्ट्रेट, और उसमें क्या हुआ कुछ ऐसे रॉयल या शाही पोर्ट्रेट बनाए गए। क्योंकि पोर्ट्रेट से मतलब है कि आप देखिए राजा आए तो राजा ने क्या किया अपने अपने पोर्ट्रेटों को भी बहुत बनवाया। पोर्ट्रेट पर मोर प्रीवैलेंट, जो पहले से ही चले आ रहे थे पोर्ट्रेट बनवाते थे, मगर आप पहले की पोर्ट्रेट आप देखेंगे और अब के पोर्ट्रेट देखेंगे जिन पर मुगल इन्फ्लुएंस पड़ा था, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर था। क्योंकि आपके जो पोर्ट्रेट बनने लगे जब मुगल के आने के बाद में, उनके अंदर क्या हुआ रिफाइंड काफी कुछ किया गया, एक एक चीज बारीकी से, और इतनी छोटी छोटी आप देखेंगे। मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आपको पहले भी कह चुकी हूँ, नेचर पेंटिंग इज स्मॉल पेंटिंग, बहुत ही स्मॉल पेंटिंग होती थी। और आप जब उस पेंटिंग को लिखेंगे उसकी आईज भी इतनी इतनी बारीक से होती थी, अगर आप भी बनाएंगे इतनी बारीक से तो वो इतनी क्लियर नहीं बना पाएंगे। वो एक बहुत ही फाइन लाइन से जो आईज होती थी, छोटे छोटे चेहरों पर भी आईज भी बहुत क्लियर दिखाई देती थी। और ये कभी जब संभव हुआ जब मुगल का इन्फ्लुएंस हमारी आर्ट पर पड़ा और हमारी आर्ट ने अपना डिफाइन किया, और रिफाइन करने के बाद में हमारे आर्ट में भी आर्टिस्टों ने भी उस उनकी स्टाइल में जब आईज, नोज, फिंगर्स और उनके कपड़ों का ट्रांसपेरेंट जो लुक होता था, जो ट्रांसपेरेंट से मतलब एक पारदर्शी जो चुन्नी पहनाई गई है, वो सारा स्टाइल जो था मुगल का था। तो बताया गया है कि portrait were more prevalent. A true Jodhpur style came up in between 1760 से और 1780 60 एंड 1780 बैन रिथमिक लाइंस। अब देखिएगा इनमें क्या चेंजेस आया कि रिथमिक लाइंस आ गए। रिथमिक लाइंस से आप जानते हैं कि इसकी आर्ट में एकदम फ्लो होता था, जैसे इनको हाथ माने, हाथ में एक फ्लो होगा, फ्लो से मतलब है कि एकदम लगेगा। एक तो होती है जिसमें सजीव लाइन आ जाती है, फ्लो होने पर एक रिदमिक लाइन से एक सजीव बन जाती है, और जिसमें फ्लो नहीं होता ब्रेक करके लाइन बनती है वो निजी। जब पेंटिंग बनाते हैं तो फिगर आपने बनाया तो उसको लगेगा इस पर जान नहीं है, इस पर ब्रेक कर गया है। हाँ, रिदमिक लाइन एंड ज्वेल्स लाइक कलर्स, और जो कलर्स जो होते थे बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे कि चमक रहे हैं, चमकीले, जैसे जैसे ज्वेलरी आपकी चमकती है ना, वैसे ही कलर्स इनके बहुत शाइन करते थे। शोड अप इन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब आपका ये है, देखिएगा ये बार बार वर्ड आएगा कंपोजिशन, आपके प्रैक्टिकल में भी ये वर्ड आएगा कंपोजिशन। कंपोजिशन से मतलब है संयोजन। हम किसी भी चीज को पेपर पे किस प्रकार से संयोजित करते हैं। एक इससे हटकर हम एक उदाहरण लेते हैं। संयोजित से मतलब ये होता है कि आप एक अपना ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के सामान को कैसे आप सेट करते हैं, कैसे कहाँ कैसे रखते हैं कि ड्राइंग रूम आपका बहुत सुंदर लगे। वैसे भी आर्टिस्ट क्या करता है कि पेपर होता है, पेपर पे कोई टॉपिक को जब वो बनाता है तो वो कैसे कंपोज करता है,
बिल्कुल सभी, आज चाहे वो आर्टिस्ट की फील्ड में हो, चाहे आप देखें जो हमारे प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया की फील्ड में हो, और चाहे आप फैशन डिजाइन की फील्ड में हो, वो किस प्रकार से प्रिंट मीडिया भी अब न्यूज़ को भी कंपोज करता है, तो कैसे कंपोज करता है और कहाँ कौन सी न्यूज़ देनी है, कहाँ कौन सी हेडिंग लेनी है, किस तरह से लिखना है, तो वो सारे पेपर्स पे करता है। वैसे भी क्या आर्टिस्ट से करता था कि जब भी कोई भी चीज़ बनाता था तो उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उसने कंपोज किया हुआ था। फीमेल फिगर्स हैड चार्मिंग सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी देखिएगा, फीमेल फिगर जो बनाए गए थे वो एकदम आकर्षित लगते थे, बिल्कुल सिंपल हुआ करते थे, आकर्षित लगते, ब्यूटीफुल लॉन्ग, और इसमें बताया गया अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड आईज, ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आईज, मतलब ये कि जो जोधपुर में आईज बनाई गई थी, लंबी आईज बनाई गई थी, और अपलिफ्टेड आईज से मतलब है कि थोड़ा सा ऐसा लगता था कि जैसे उठी हुई आईज है, और उठा एकदम उसमें प्रोड्यूसिंग आइज जैसे होती है, उठी हुई सी आइज देखने में लगती थी। द peaks of the maturity was achieved during the early 19th century under मान सिंह। देखिएगा, एक किंग था जोधपुर में, मान सिंह, मान सिंह के समय में, और उसी के समय 19th सेंचुरी में के दौरान ये जो आर्ट थी एक अपनी मैच्योरिटी पर पहुंची थी, जिसको हम कह सकते हैं पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी, और पूरी तरह से, और आर्टिस्टों ने क्या किया, इसको उस समय सोचेगा इतने हाई पीक पर पहुंच चुकी थी कि सभी लोग इस आर्ट की बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि इस आर्ट में एक हमें देखा कि पहले से रिफाइनमेंट होता चला गया, और रिफाइनमेंट होने के बाद में ये अपनी आर्ट पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी या मैच्योर हो चुकी थी। अब इस लोगों ने इसको बहुत अधिक प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। एंड पोइट हिमसेल्फ, और ये आपता है कि आर्टिस्ट के ही इसमें नहीं, उसके मानसिंह की कोर्ट में एक आर्टिस्ट ही नहीं, पोइट भी जो कविता लिखते थे, जो अपनी, और एक हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर की फील्ड में साहित्य जो लिखा जाता था उसकी कोर्ट में सबको ऑनर दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, और वो भी इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर काम किया, पोइट ने कविता भी सुंदर लिखी, ये भी सब हाई उस समय हाईएस्ट पीक पर थे। इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन शिवा पुराण, नाला चंद्रा, नाला चरिता, नाला चरिता, और दुर्गा सब यह लिखा है, दुर्गा आचार्यता, और पंचतंत्र वर पेंटेड इन दिस फेस। ये बताए गए कि उनके टाइम में इन सब चीजों को इलस्ट्रेशन से मतलब है डिपिक्शन किया गया, डिपिक्शन से मतलब है इनका एक पहले तो वर्णन किया गया, फिर इसके बाद में इसमें जो एक साहित्यकार ने इसका पहले तो इन पर वर्णन लिखा, और लिखने के बाद इस पर पिक्चर्स को या सॉरी पेंटिंग को बनाया गया था, इनके टाइम में पेंटिंग बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए आता है बीकानेर स्कूल, और ये हमारी इसकी राजस्थान का 4th स्कूल है। बीकानेर स्कूल से मतलब है बीकानेर जो आर्ट का स्टाइल, बीकानेर में जो राजा मानसिंह जो रूल करते थे, और उनके टाइम में बीकानेर का आर्ट का स्टाइल, ठीक है, विद द बिगनिंग आफ्टर द 17th सेंचुरी, अर्थात शुरुआत में बताया गया है कि 17th सेंचुरी, आफ्टर द 17th सेंचुरी के बाद बताया गया बीकानेर स्कूल वाज completely under the Mughal influence, either because the expelled artists of the Mughal court took shelter here, or because, देखिएगा मैं आपको यहाँ बता दूं कि बताया गया है कि बीकानेर स्कूल वाज कंप्लीटली अंडर द मुगल इन्फ्लुएंस। अब बीकानेर स्कूल थे पूरी तरह से, जितने भी बीकानेर स्कूल से मतलब है बीकानेर की जो स्टाइल थी आर्ट की, पूरी तरह से मुगल के अंडर में आ चुकी थी। आप जानते हैं फिर उसका क्या हुआ कि जब मुगल के अंडर में जब आर्ट आई, तो ऐसी स्थिति में देखेगा कि कुछ आर्टिस्ट थे, आइदर बिकॉज द एक्सपेक्ट आर्टिस्ट मुगल कोर्ट टुक शेल्टर हियर, और बिकॉज द मैम रूलर रिसीव्ड पेंटिंग गुडविल गिफ्ट फ्रॉम द मुगल्स। जी मैम, लास्ट 3 minutes आर लेफ्ट। ओके, चलिए मैं इसको टॉपिक को समझाने से पहले मैं इनको थोड़ा सा बता दूं, ये यहाँ पर भी इन्होंने यही बात कही है कि 1658 में
यहाँ पर मुगल रूल था और उसकी जो लास्ट था उस समय हम ये कहेंगे शाहजहां। शाहजहां का 1658 में जो उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो रूल किया औरंगजेब ने। जब औरंगजेब ने रूल किया, उसका एक आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, और आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो उसकी कोर्ट से आर्टिस्ट जो है एक्सपेल्ड लिखा रहा ना, बिकॉज द एक्सपेल्ड आर्टिस्ट ऑफ द मुगल कोर्ट। एक्सपेल्ड आर्टिस्ट मुगल कोर्ट से यहाँ से भाग गए, और भागने के बाद यहाँ पर जो और यहाँ पे बीकानेर में जो राजा थे यहाँ के, जो रूल करते थे, कुछ राजा जिन्होंने अपना द्वार से अपना शासन को प्राप्त कर लिया था, तो द्वार शासन जब प्राप्त किया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पर उन राजाओं ने अपनी ही कोर्ट में इन आर्टिस्ट को शेल्टर दिया या बना दिया। मैम ये कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं तो बोलिए। स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अंकिता मैम, मैं इसको अभी यहाँ स्टॉप करती हूँ, फिर स्टूडेंट से कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करने तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट कोई क्वेरी है आपकी तो बताइए बेटा। Children, you can answer. मैम मेवाड़ स्कूल में थोड़ा कंफ्यूजन है मैम। वहाँ पे पहले प्योरेस्ट आर्ट फॉर्म था, उसके बाद जब मुगल का इन्फ्लुएंस हुआ तो मैम वहाँ पे जाके आर्ट फॉर्म बदल गया। उसके बाद आपको भ्रष्ट स्टाइल आया या पहले से था? बेटा एक मिनट, मैं आपकी आवाज थोड़ी मेरे को क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मेवाड़ स्कूल में कंफ्यूजन मेवाड़ में हाँ जी पार्डन बेटा, जो प्योरेस्ट फॉर्म थी आर्ट की, आज आपको नहीं समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग बेटा, मेवाड़ स्कूल में कंफ्यूजन था, मेवाड़ स्कूल का कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करूंगी। अगर बाकी तो आपको कुछ समझ में आया, बूंदी का समझ में आ गया? हेलो स्टूडेंट्स, बूंदी का समझ में आ गया? अगर आपने शुरू से क्लास अटेंड नहीं की होगी तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं शुरू से इसका डिस्क्रिप्शन काफी कुछ दे चुकी हूँ। अगर आपने शुरू से नहीं की होगी तो प्रॉब्लम आएगी, शुरू से की है तो आपको आधा डिस्क्रिप्शन मैंने स्टार्टिंग से ही दे दिया है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको फिर से स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर को रिवाइज करूंगी, जो न्यू आए हैं स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट के लिए मुझे ये फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिपीटेशन करना पड़ेगा,